Hello students, hello friends. How's you all? It's great to see you again. Today I am explaining a poem that is a photograph as you can see on the screen. Uh, it has been written by Shirley Tolson. Shirley Tolson uh, is a female poet, or you can say a poetess from UK, London. Okay, educated from University of London. शर्ली टॉल्सन हमें पता होना चाहिए, बेसिकली ज़्यादा कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है इनके बारे में. हमें ये पता होना चाहिए कि ये यूके से बिलोंग करती है. ओके, लंदन से हमने सब सुना हुआ है लंदन का नाम. ओके, इनकी एक पोएम है, बहुत ही शॉर्ट पोएम है जिसका नाम है अ फोटोग्राफ. वी नो व्हाट इज फोटोग्राफ. तो एक फोटोग्राफ पे इसने एक पोएम लिख दी. वाओ, कैसे हो सकता है? ऑफ कोर्स हो सकता है. ओके, इस पोएम को हम स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा हम इस पे ये सोचेंगे कि एक तो हम ये जो हमारे सिलेबस में है पोएम, तो कंपलसरी इंग्लिश है, लिटरेचर नहीं है अपना. तो कंपलसरी इंग्लिश में अगर हम कोई पोएम पढ़ रहे हैं तो हमें लेसन्स के बीच बीच में इन्होंने पोएम डाली है. 11th क्लास की आरबीएसई राजस्थान बोर्ड सेकेंडरी एजुकेशन में ये है कंपलसरी बुक में हॉर्नबिल. ओके, जो अभी नया कोर्स आपके आया है उसका सेकेंड चैप्टर में आपको ये पोएम मिलेगी, फर्स्ट चैप्टर के बाद. तो क्यों हमें ये पोएम्स डालते हैं? हम लोग लिटरेचर के स्टूडेंट नहीं है, फिर भी हमको पोएम्स पढ़नी है. व्हाई? बिकॉज जब हम टेक्स्ट पढ़ते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट जिसे हम प्रोज कहते हैं, लेसन कहते हैं, उसके बीच में पोएम्स डाली जाती है. व्हाई? बिकॉज थोड़ा सा इंजॉयमेंट हो जाता है, ट्रैक से हटके हम लोग थोड़ा सा पढ़ते हैं तो बोरिंगनेस फील नहीं होती, इसीलिए हमारे सिलेबस में पोएम्स डाली जाती है. तो पोएम्स क्या है? क्यों हम पोएम्स पढ़ते हैं? क्या जरूरी है पोएम का हमारे लाइफ में, हमारे सिलेबस में? व्हाई? वो भी ऐसे नॉर्मल थिंग्स पे ये फोटोग्राफ पे पोएम लिख दी. तो इसके लिए हम सबसे पहले एक डेफिनेशन देखते हैं पोएम की. व्हाट इज पोएम? अ पोएम इज अ पीस ऑफ राइटिंग अरेंज इन शॉर्ट लाइंस. ऑफ कोर्स शॉर्ट लाइंस पे लिखी होती है, इसमें प्रोज की तरह, पाठों की तरह लाइन नहीं होती है ना, कि फुल स्टॉप आ रहे हैं देन शुरू हो रहा है पैराग्राफ से, ऐसा नहीं है. शॉर्ट लाइंस होती है. एंड पोएम्स ट्राई टू एक्सप्रेस थॉट्स एंड फीलिंग्स विद द हेल्प ऑफ साउंड एंड रिदम. पोएम्स में क्या है, क्या एक्सप्रेशन है? थॉट्स का एक्सप्लेनेशन है, फीलिंग्स है हमारे अंदर. हमारे दिमाग में जो भी थॉट्स आती है, हमारी जो फीलिंग्स आती हैं, जब हम उनको शॉर्ट लाइंस पे लिख देते हैं और वो थोड़ी सी लिरिकल हो जाती है. लिरिकल मीन्स हमारे बॉलीवुड सॉन्ग्स कैसे होते हैं ना, उसी तरीके से उनमें साउंड होता है, रिदम होता है, तो इंजॉयमेंट भी आता है थोड़ा थोड़ा सा ना. तो माइंड के साथ हमारा हार्ट भी काम करने लग जाता है एंड वी स्टार्ट टू इंजॉइंग द पोएम. तो माइंड बेसिकली क्या होता है, दो पार्ट से हमारे माइंड. एक तो लॉजिकल है, एक थॉटफुल है. लॉजिकल तो हम दिन भर हिसाब किताब में लगे रहते हैं, ये जोड़ा बटोरा, लाइक यू नो, कम ज्यादा, आज क्या खोया, आज क्या पाया. दिस इज लॉजिकल माइंड. बट थॉटफुल और जो फीलिंग्स वाला माइंड है, हम कहते हैं कि हमारे दिल में सोच फीलिंग्स होती है, भावना. दिल का है? दिल तो कुछ नहीं है, पंपिंग करता है. बट एक्चुअली जो दिल वाला पार्ट है जिसमें थॉट्स है, जिसमें फीलिंग्स है, वो हमारा लेफ्ट साइड माइंड है. ओके, जो लॉजिकल से अलग है. तो उसी माइंड से ये सारी चीजें निकलती हैं. ठीक है, हम इमोशनल होते हैं, हैप्पी होते हैं, सैड होते हैं, मेलनकॉलिक होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं कई बार. तो वो सारी जो फीलिंग्स आती है वो वहीं से निकल के आती है. तो उसको जब एक्सप्रेस हम कर देते हैं वो पोएम बन जाती है. और हम हमेशा पोएम को एंजॉयमेंट के लिए लिखते हैं, अपनी फीलिंग्स दिखाने के लिए लिखते हैं. ओके, तो स्टार्ट करते हैं पोएम्स. आज ज्यादा लंबा हो गया लेक्चर. ये जो पोएम है इसका हम पहले थीम देख लेते हैं कि क्या कह रही है ये. डेथ, फर्स्ट वर्ड इज अ डेथ. तो ये अगर हम सिर्फ डेथ को इसका थीम मान लेंगे तो डेफिनेटली इट इज करेक्ट. फोटोग्राफ का रिलेशन डेथ से क्या है? जब कोई मर जाता है, ठीक है, वो गया, बॉडी खत्म हो गई, बट फोटोग्राफ में वो है एज इट इज है, वो जैसा दिखता था, पूरी बॉडी दिख रही है ना. हम उससे बात नहीं कर सकते, हम उससे इंटरेक्ट नहीं कर सकते, बट जैसी छवि थी रियल में वो हमें दिख रही है उस समय की. ठीक है, तो फोटोग्राफ और डेथ का बहुत बड़ा कनेक्शन है, हम अभी भी सोच सकते हैं अपने मन में, सब जानते हैं. अब डेथ को यहाँ पर क्यों लिखा गया है? तो डेथ नाउ हैज ओवर पावर्ड द इनोसेंस ऑफ दिस मोमेंट. दिस मोमेंट मतलब जो मोमेंट फोटोग्राफ में कैप्चर किए गए हैं, उन मोमेंट को ओवर पावर्ड कर लिया है डेथ ने. ओवर पावर्ड मतलब उसको उसको जीत लिया है, सॉरी, उसको हरा दिया है. डेथ ने उन मोमेंट्स को हरा दिया है जो मोमेंट्स की इनोसेंस थी. इनोसेंस मतलब उस समय जो मासूमियत थी उन फोटोग्राफ्स में, अब वो नहीं है.
एंड द प्लेजर दे ट्रेजर्ड, और वो आनंद, प्लेजर मीन्स होता है आनंद, दे ट्रेजर जो उस समय वो ग्रहण कर रहे थे, जो फोटोग्राफ में है, अब वो कहीं नहीं दिख रहा है, वो सिर्फ फोटोग्राफ में ही है, रियलिटी में नहीं है। द पोएट कंक्लूड्स द पोएम ऑन अ मेलंकलिक नोट, लास्ट में जो पोएट है वो क्या बताती है, एक मेलंकलिक नोट के साथ, मेलंकली मतलब होते हैं सैडनेस, दुखी शब्दों का यूज करते हैं, वो क्या कमेंट करती है, with a comment that there is nothing to say or comment upon this sad event. जो इवेंट वो देख रही है फोटोग्राफ में, लास्ट में एक मेलंकलिक नोट ये है कि अब उसके पास कोई शब्द नहीं है उन मोमेंट्स को एक्सप्रेस करने के लिए। शी इज कंप्लीटली साइलेंट नाउ। हु इज शी? पोइट। पोइट इज साइलेंट नाउ। द साइलेंस सीम्स टू साइलेंस ऑल द अदर थॉट्स, मीन्स मौन सभी अन्य विचारों को शांत करता हुआ यहाँ प्रतीत हो रहा है। लास्ट में जब वो मौन धारण कर लेती है ना लिखते हुए, मतलब वो शांत हो जाती है, वो स्पीचलेस हो जाती है, अब उसके पास अपनी थॉट्स को बताने के लिए और कोई वर्ड्स नहीं है। अब वो फोटोग्राफ को लास्ट में देखती रह जाती है। अब फोटोग्राफ क्या है, किस तरीके से उसको क्या याद दिला रहा है, अब हम आगे देखते हैं इसको। सी, लुक एट द पिक्चर। इसमें 3 गर्ल्स हैं। द फर्स्ट वन इज एल्डर and the other 2 are younger. Okay, we can see they are walking on the seashore. Their feet wet by the sea and we can see the water. It's a sea. अब क्या है इसमें, कौन क्या बोल रहा है हम देखते हैं इसमें। बेसिकली जो पोएम लिख रहे हैं वो अपनी मदर को याद कर रही है। ये जो जिसमें सबसे बड़ी जो गर्ल है वो इस कवि की मदर है, ठीक है, जो उस समय यंग थी और जब ये फोटोग्राफ लिया गया उसके बाद ही उनकी डेथ हो गई थी, जब ये छोटी थी, ठीक है। अब वो अपनी मम्मी को उस फोटोग्राफ में देखकर याद कर रही है। क्या लिखती है, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग। कार्डबोर्ड मीन्स वही फोटोग्राफ का जो कवर जो पेपर होता है उसे कार्डबोर्ड का है यहाँ पे। वो क्या दिखा रहा है उसको, हाउ इट वॉज व्हेन द 2 गर्ल कजन्स वेंट पैडलिंग, कि किस तरीके से उनकी जो मम्मी है वो अपनी 2 कजन्स के साथ पैडलिंग मतलब वॉकिंग करने जाती थी, ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर्स हैंड, और उन दोनों ने मेरी मदर के हाथ पकड़े हुए हैं। एंड शी द बिग गर्ल, शी मीन्स हर मदर, उसकी माँ जो है वो उसमें से सबसे बड़ी लड़की है, सम 12 years और सो, और उस समय उनकी डेथ उस समय उनकी एज क्या होगी, 12 years। ऑल 3 stood still to smile through their hair at the uncle with the camera. Okay, उस समय की सिचुएशन क्या है, तो करंट सिचुएशन फोटोग्राफ में जो दिख रही है, 3 stood still, सीधी खड़ी हुई है तीनों, to smile, स्माइल कर रही है, through their hair, और उनके हेयर जो है वो फेस पे है, ठीक है, at the uncle with the camera, और जो पिक ले रहे हैं वो उनके अंकल है और उस कैमरा की तरफ देखकर वो स्माइल कर रही है। It was the situation of that time. A sweet face, my mother's. That was before I was born. मेरे पैदा होने से पहले उनका जो फेस था ना बड़ा स्वीट था, बिकॉज यंगर थी, ठीक है, तो स्वीट फेस होगा ऑब्वियसली। अच्छा, नॉट इवन इन इंडिया, अब्रॉड ऑल्सो, फॉरेन्स में भी काफ़ी टाइम पहले इन 19th century लगभग उसी टाइम लिखी हो गई ये पोएम, तो वहाँ पे जल्दी मैरिजेस हो जाया करती थी, ठीक है। ऐसा नहीं कि सिर्फ इंडिया में ही बाल विवाह होते थे, वहाँ पर भी होते थे उस समय। तो ये इसलिए इसकी मदर जो क्वाइट यंग दिख रही है, 12 years और, ठीक है, और ये जो देख रही है अपनी माँ को, उस समय काफ़ी यंग थी उस समय वो भी, तो वो यंगनेस, उसकी जो स्वीटनेस है उसके फेस की, वो उस समय याद कर रही है, ठीक है। My mother's that was before I was born and the sea which appears to have changed less. ये लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज द पोइटिक ब्यूटी। क्या है यहाँ पोइटिक ब्यूटी? एक कॉन्ट्रास्ट है सी का और ह्यूमन बींग्स का। एंड द सी विच अपीयर्स टू हैव चेंज्ड लेस, चेंज मतलब परिवर्तन हो, लेस यानी कम, कम परिवर्तन आया है किसमें? सी में। मतलब तब से लेके अब तक वो जो सी है वैसा का वैसा है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है, बिकॉज इट इज द पार्ट ऑफ अ नेचर। जो भी नेचर की चीज होती है उसमें कोई चेंजेस नहीं आते, ओके कितने भी एजेस निकल जाए, जो नेचर है वो एज इट इज रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। तो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट किस चीज के बीच में है? कॉन्ट्रास्ट है ह्यूमन बींग्स के बीच में। ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या है? वो अमर नहीं है, वो
शॉर्ट टर्म के लिए वो इस अपने जीवन काल को जीते हैं, एक दिन उनको डेथ का सामना करना होता है। सी की तरह कभी सी की डेथ होती है क्या? नहीं होती है, वो यूनिवर्सल है, लेकिन हम लोग यूनिवर्सल नहीं है। वॉश देयर टेरेबली ट्रांजियंट फीट, तो उनके जो ट्रांजियंट फीट है, ट्रांजियंट मतलब होता है शॉर्ट टर्म के लिए जीना, शॉर्ट टर्म, ठीक है। तो उनकी ट्रांजियंट फीट है मतलब शरीर जो है, उनका जो पैर है वो कभी ना कभी मर जाएगा, खत्म हो जाएगा, ठीक है, लेकिन जो सी है वो एज इट इज रहेगा। तो जो सी है, जो ट्रांजिट चीज है, वो किसको दोहराएंगे? सॉरी, जो सी है जो यूनिवर्सल है ना, वो जो अनचेंज है, वो किसको दोहरा है? उनकी ट्रांजिट फीट को दोहरा है। यहाँ पे एक अच्छी सी ब्यूटी दी है इन्होंने। Okay, next, some 20-30 years later, she will laugh at the snapshot. तो अगर उसकी माँ जब इस को देखती तो वो क्या करती? काफी हंसती अपनी फोटोग्राफ को देख के। जब वो इस फोटोग्राफ को 20, हालांकि वो बहुत जल्दी मर गई, लेकिन अगर वो जिंदा होती और लगभग 20 से 30 साल बाद अगर इस फोटोग्राफ को देख रही होती, जैसे कि वो अभी उसकी बेटी देख रही है जिसने पोएम को लिखी है, तो वो स्नैपशॉट, इस फोटो पर वो हंसती उस समय। क्योंकि हाँ, कई बार क्या होता है, हम लोग जब अपनी बहुत पुरानी फोटोग्राफ्स देखते हैं, हम लोग भी हंसते हैं कि हम लोग कैसे थे, कितने चेंजेस आ जाते हैं हमारे अंदर। तो ये जो चेंजेस है ना, इसी को डिनोट कर रहा है यहाँ पे ये पोएम ना। फोटोग्राफ तो उसको क्लिक करके रख लेता है, वो एज इट इज रह जाता है, जैसे सी अनचेंज, जैसे फोटोग्राफ भी अनचेंज होते हैं, बट हम लोग चेंज हो जाते हैं, हम लोग ट्रांजिएंट है। एक दिन हमको कहीं इस जीवन को खत्म करके जाना है, ठीक है। See Betty and Dolly, she would say, and look how they dress us for the beach. और वो क्या कहती है उनकी माँ, उसकी माँ उसको उस स्नैपशॉट को देख के, बेटी एंड डॉली, हु आर बेटी एंड डॉली? बेटी एंड डॉली द कजन्स ऑफ हर मदर, ठीक है, जो हाथ पकड़ के जो छोटी दो लड़कियां हैं, वो उनका नाम बेटी एंड डॉली है। और बेटी एंड डॉली को क्या कहती कि देखो उस वक्त हम बीचेस पर कैसी ड्रेस पहना करते थे, क्योंकि चेंज हो गया ना, अब तो बीचेस पे अलग ड्रेसेस पहनी जाती है, उस समय उनके टाइम में बीच पे वैसे इस तरीके से ड्रेसेस पहनी जाती थी जो फुल कवर अप होती थी गर्ल्स के लिए। तो वो हंसती अपने ड्रेस को देख के। द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, माइन इज लाफ्टर। ओके, द सी हॉलीडे, तो उनका जो, उसकी मदर का जो सी हॉलीडे था ना, वो उसका पास्ट हो गया है। पार्ट टाइम में वो जो जाते थे वो लोग, वो उसका पास्ट हो गया है। बट माइन इज अ लाफ्टर, लेकिन ये जो पोएटिस है ना, इसके लिए पास्ट क्या हो गया? उसकी मदर का लाफ्टर, उसकी जो हंसी है, उसकी जो स्माइल है, वो पास्ट हो चुकी है, वो गॉन हो चुकी है, वो उसके साथ नहीं है। तो वो अपनी कहीं ना कहीं अपनी मदर को याद कर रही है, मिस कर रही है। ओके, but both try with a labored ease of loss, मतलब दोनों को ही लॉस हुआ है, ठीक है। मदर को लॉस हुआ है उसके पास्ट का, सी हॉलीडे का, और बेटी को क्या लॉस हुआ है? अपनी मदर के लाफ्टर का। वो हंसी अब वो नहीं देख सकती, ठीक है। लेबर्ड, अब देखो यहाँ पे कॉन्ट्रास्ट है, हालांकि आप ये इतना डीपली नहीं समझ पाओगे, थोड़ा सा लिटरेरिकल है ये। लेबर्ड ईज ऑफ लॉस, मतलब लेबर्ड ईज, लेबर्ड मीन्स ये ना, दोनों अपोजिट वर्ड्स हैं, इनको एक साथ रखा गया है। लेबर्ड मतलब होता है बहुत कठिन, और ईज मतलब होता है बहुत ईजी, हार्ड, आई एम सॉरी, आसान। तो बहुत मतलब लॉस जो है ना, एक ऐसा लॉस जो बहुत आसानी से हो गया, उसको अपनी माँ को खोना इतनी कम उम्र में, तो वो बहुत आसानी से, बहुत जल्दी से हो गया, बट वो लेबर्ड है। लेबर्ड कैसे? उसके लिए उसको सहना बहुत कठिन है, ठीक है, इसलिए वो लेबर्ड ईज ऑफ लॉस उसको कहा गया है। तो दोनों ही एक लॉस से जूझ रही हैं, मदर भी और डॉटर भी। मदर तो जा चुकी है, लेकिन डॉटर अभी भी है, तो अपनी मदर को याद करके वो उस लॉस को फील कर रही है। नाउ शी हैज बीन डेड नियरली एज मैनी इयर्स, अब वो मर चुकी है उसकी मम्मा काफी साल पहले, एज दैट गर्ल लिव, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस, एज दैट गर्ल लिव मतलब उसकी बेटी अभी भी जिंदा है, एंड ऑफ दिस सर्कमस्टांस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, और इन परिस्थितियों पे अब उसके पास कहने के लिए कुछ भी नहीं है। इट्स साइलेंस, साइलेंस मीन्स अब स्पीचलेस हो चुकी है, वो शांत हो गई है, मौन हो गई है, इससे ज्यादा वो अपनी मदर के लिए कुछ नहीं कह सकती। मीन्स जब वो फोटोग्राफ देखे, उसने कुछ शब्द कहे अपनी माँ के लिए, अब वो ओवरवेल्म हो गई है, स्पीचलेस हो गई है, और अपनी यादों में चली गई है अपनी मम्मा की। तो डेथ हैज साइलेंस हर मदर विच हैज ऑल्सो लेफ्ट हर स्पीचलेस। एट लास्ट वो स्पीचलेस हो जाती है, उसके पास कोई वर्ड्स नहीं होते अपने दुख को एक्सप्रेस करने के लिए। उसके पास ओनली हाथ में एक फोटोग्राफ होती है जिसे वो सिर्फ देखती रह जाती है। ओके, साइलेंस, साइलेंस, डेथ इज अ साइलेंस, एक लॉन्ग साइलेंस है डेथ, जिसमें एक दिन सभी को जाना है, बट जो पीछे रह जाता है वो हमेशा याद करता हुआ
रह जाता है, वह जैसे ये पोइट याद कर रही है। ओके, अब हम थोड़ा सा इसका वापस से थीम देख लेते हैं, तब हमें समझ में आ जाएगा। सी, डेथ नाउ हैज ओवर पावर द इनोसेंस ऑफ दीज मूवमेंट समझ में आ गया। वो सी पर जब चल रही है वो मूवमेंट जो है वो अब खत्म हो चुका है, किसके कारण? डेथ के कारण। एंड द प्लेजर दे ट्रेजर्ड, और वो आनंद, वो खुशी भी चली गई है। The poet concludes the poem on a melancholy note with the comment there is nothing to say or comment upon his sad event. Okay, इवेंट जो है उसकी, जो मदर की डेथ है वो एक सैड इवेंट है, और उस पर बोलने के लिए उसके पोएट के पास कोई शब्द नहीं है। The last line is important. The silence seems to silence all the other thoughts. इस जो साइलेंस, डेथ की जो साइलेंस है वो उसकी सारी जो फीलिंग्स है, थॉट्स है, उसको भी साइलेंट कर दिया है, क्योंकि अब उसके अंदर से कोई पोएम को लिखने के लिए कोई शब्द नहीं निकल रहे हैं, तो इसलिए अपनी राइटिंग रोक दी है उसने, क्योंकि उसकी थॉट्स भी रुक चुकी है। ओके, तो अच्छी पोएम है, वेरी नाइस वन। अब आप लोगों को थोड़े से मैं क्वेश्चन आंसर्स ये दे रही हूँ, आप पढ़ो इनको, इम्पॉर्टेंट है, और नोट डाउन करो अपने कॉपीज में। इसके अलावा बुक में जो है आप उनको भी करेंगे। एक चीज़ मैं और कहूँगी आपके लिए कि किस तरीके से अपने एग्जाम्स में किस तरीके से आएगा, यहाँ आपको कोई एक्सप्लेनेशन नहीं पूछा जाएगा, इंग्लिश लिटरेचर की तरह नहीं होगा इसके अंदर आपके क्वेश्चंस। इसमें सिर्फ आपको पैसेजेस दिए जाएंगे 4 to 5 लाइन्स में, और उसमें से अपन को आंसर ढूंढने होते हैं, ठीक है। बट द प्रॉब्लम वाज दैट कि हमें कभी सिंपल लाइन में बना के लिखना है, उसको सेंटेंस बनाना है, जबकि जब पोएम के अंदर जो लाइन्स हैं वो सिंपल सेंटेंस में नहीं है, वो पोएटिक लैंग्वेज में है। तो बस थोड़ा सा ये ध्यान रखना होता है। तो पैसेज की तरह ही आंसर हमें ढूंढने होते हैं। इसके अलावा क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे, ठीक है, 2 मार्क्स के, तो वो क्वेश्चंस आपको तैयार करना है। तो बस इतना ही है। आई होप आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं समझ में आया तो डू कमेंट्स प्लीज। थैंक यू।